स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज MPPGCL दोस्तों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर आप दोस्तों लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया दोस्तों, वायरमैन, ठीक है, अगर आप दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा दोस्तों। ये दोस्तों MPPGCL का दोस्तों प्रीवियस ईयर है 2017 का, ठीक है, 2017 का दोस्तों मैं एक वीडियो दोस्तों बनाया था, ठीक है। और ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का बना दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप चैनल में विजिट करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 2018, ठीक है, और 2019 और दोस्तों 2024 में जो पेपर हुआ है उसका दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। आपको इस वीडियो से देखने से बहुत ही दोस्तों फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो दोस्तों आपको कंप्लीट बने रहना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों वो मिल जाएगा। फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दोस्तों लाने वाला हूँ। टोटल दोस्तों आपके इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें से रहेगा दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन और दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, ठीक है, और दोस्तों थ्योरी का क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 40 जो क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं दोस्तों। उसमें सब रहेगा, करेंट अफेयर हो गया और दोस्तों जीके हो गया और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। तो उसमें सभी चीज़ें दोस्तों, कंप्यूटर हो गया, सभी चीज़ें उसमें रहेंगी 40 नंबर वाली में, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर का दोस्तों पेपर हो गया आपको, ठीक है। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, लाइनमैन का। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है विद्युत चार्ज प्रभार की इकाई क्या है। तो इसमें आपको बताना है विद्युत चार्ज। विद्युत चार्ज मतलब होता है आवेश, ठीक है। आवेश की इकाई इसमें आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है, जूल दोस्तों कार का जूल हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा कूलाम। यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आवेश का दोस्तों जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होता है कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 वाट शक्ति खाली स्थान के बराबर होती है। तो 1 वाट शक्ति दोस्तों किसके बराबर होती है। तो एक वाट शक्ति जो होती है वो 1 जूल, ठीक है, प्रति सेकंड के बराबर होती है। किसके बराबर, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। टोटल दोस्तों इसमें मैं 75 क्वेश्चन देखने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। डिटेल में चर्चा बहुत कम करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको कंप्लीट बने रहना है, ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों तार के मोटाई पर, ठीक है, वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो आर बराबर होता है दोस्तों रो एल बटा आर बराबर होता है रो एल बटा ए, ठीक है। इसमें बोला गया है मोटाई में वृद्धि की जाती है। ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें अगर वृद्धि की जाएगी तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका अपोजिट होगा क्योंकि व्युत्क्रमणुपाती है तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला से आप इसको निकाल पाएंगे बहुत आसान तरीके से। रो बराबर आर बराबर होता है रो एल बटा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब तापमान में वृद्धि होती है तो चालकों के संवाहकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो जब तापमान में वृद्धि होती है तो चालकों संवाहकों के प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है वो होता है वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। H बराबर होता है दोस्तों I²RT। क्या होता है? जहाँ H क्या है? ऊष्मा। ठीक है। तापमान पर क्या होता है? वृद्धि होता है। तो चालकों समय प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध पर हो जाएगा वृद्धि। क्या होगा? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है यार। ठीक है। तो इसमें भी अगर वृद्धि की जाती है तो इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उच्चतम प्रतिरोध वाले पदार्थ को पहचानें। किसका उच्चतम प्रतिरोधकता है? प्रतिरोधकता का मतलब ये होता है कि जिसमें ज़्यादा दोस्तों बिजली खपत होती है। जैसे तांबा होगा, तांबा का तार जो है उसमें बहुत ही कम प्रतिरोधकता होती है। चांदी में तो और कम होती है, एल्युमिनियम भी कम होती है। टंगस्टन जो होता है इसमें ज़्यादा प्रतिरोधकता होती है, उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक नहीं है? इसमें से आपको बताना है जो विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक के मतलब ये होता है जिस भी दोस्तों चालक में, ठीक है, चालक यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा वो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। तो हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक। प्लेटिनम एक धातु है और सोना और चांदी इसमें तो दोस्तों सभी क्या है? धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत के सुचालक होती हैं। चालक के मतलब, ठीक है, विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अधातु जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो हीरा जो हो जाएगा हमारा वो विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कुचालक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को 1 एम्पियर में खालिस्तान के प्रवाह के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है। तो विद्युत धारा की 1 एम्पियर में दोस्तों कितना होता है? 6.2 वाट गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे इजी पूछा गया था, ओम के नियम का समीकरण। तो ओम का नियम तो आप सभी को पता है, V बराबर IR होता है। तो यहाँ दोस्तों I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। क्या हो जाएगा? V/R। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, I बराबर V/R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो रिले जो होती है, ठीक है, रिले में जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव का जो है रिले उपयोग की जाती है। रिले का उपयोग होता है स्टार्टर में। किस में होता है? स्टार्टर में किया जाता है। स्टार्टर उसमें यूज होता है मोटर में। ठीक है, स्टार्टर का यूज किया जाता है मोटर में। मोटर में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो प्रारंभिक विद्युत धारा होती है उसको कम करने के लिए मोटर में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी धारा का उपयोग करती है? तो वो हो जाएगा चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है रिले। रिले दोस्तों ऐसे होती है, उसमें बाइंडिंग होती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा रिले हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 30 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज की मान क्या होगा? 30 ओम के प्रतिरोध में दोस्तों वोल्टेज का मान बताना है। इसमें दिया गया है 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम का। ठीक है, तो 30 ओम में दोस्तों आपको बताना है वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है? वोल्टेज 30 ओम में कितना होगा वोल्टेज? तो 30 ओम में जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 60 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 60 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 60 वोल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल जो दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, टोटल श्रेणी क्रम में है तो इसमें हो जाएगा 30 और 20 50 और ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा?
60 हो जाएगा, तो इस श्रेणी क्रम में दोस्तों आ जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, 120 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी है, तो इसका आधा 60 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला, 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़ी हुई एक 100 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। 100 वाट के हीटर प्रवाहित हो रही, तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.34 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरेख में दिखाई गई विद्युत धारा का मान दोस्तों आपको बताना है। तो आई एक्स का मान बताना है। यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 4 एम्पियर। 4 एम्पियर किसी में नहीं दिया, तो 4 एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 120 ओम के 10 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर उनका समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे दोस्तों होता है। ठीक है, तो 10 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक की 120 ओम के 10 प्रतिरोधों को। तो 10 प्रतिरोध हैं टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे 100। कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो V बराबर दोस्तों होता है IR। कितना होता है IR, प्रतिरोध मुझे ज्ञात करनी है, तो V बटा दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बटा दोस्तों हो जाएगा I। ठीक है, तो इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध है 100 टोटल हो जाएगा, 120 में 100 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो 1.2 किलो ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 किलो ओम। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, NEC के अनुसार चित्र में दिखाए गए प्रतीक क्या है। तो ये दोस्तों जो प्रतीक दिखाया गया है, ये प्रतीक होता है ओवर हेडलाइन का। किसका होता है, ओवर हेडलाइन का प्रतीक होता है। ठीक है, इसमें फ्यूज का पूछा गया, तो फ्यूज का होता है दोस्तों इस तरह से। फ्यूज का जो प्रतीक होता है इस तरह से होता है, ये ओवर हेडलाइन का प्रतीक है। अगला है, एक स्टार्टर के लिए क्या प्रतीक है। तो स्टार्टर के लिए दोस्तों जो प्रतीक होता है, ये तो स्विच का प्रतीक होता है। ठीक है, ये भी स्विच का है दोस्तों, ये हमारा स्टार्टर का है। ठीक है, ये स्टार्टर का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत संहिता नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड तैयार की गई। तो जो ये कोड तैयार की गई थी वो 1985 में की गई। कब, 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NEC के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो NEC के अंतर्गत जो नहीं आता वो होता है बिजली के प्रशुल्क। क्या होता है, विद्युत सुरक्षा हो जाएगा, इंस्टॉलेशन के नियम हो जाएगा, बिजली के उपकरणों के मानक हो जाएंगे, NEC के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों बिजली के प्रशुल्क दोस्तों वो NEC के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक तापन वस्तु हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त जो पदार्थ है हीटिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हीटिंग के लिए जो पदार्थ होता है वो होता है दोस्तों नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। हीटिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम का तार। अगला क्वेश्चन,
कोटिंग के उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघट के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोटिंग, जैसे दोस्तों ये हो गई कोई धातु, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग कर दे, परत चढ़ा दी जाए, तो इसको कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। कोटिंग के उद्देश्य के लिए विद्युत अपघट के माध्यम से धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। विद्युत के माध्यम से जो लेपन किया जाता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विद्युत लेपन। और दोस्तों जो विषय धातु की परत चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार खाली स्थान निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों तापमान पर निर्भर नहीं करता। किस में नहीं करता? तापमान पर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केवल तापावरोधन इंसुलेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली पीवीसी का पूर्ण नाम क्या है? ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीवीसी का? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आवर्ती या फाइटज वाली एसी तरंग की माध्यम अवधि टी के लिए सूत्र क्या होगा? दोस्तों आवर्तकाल का सूत्र आप सभी को पता होगा, ठीक है, कितना होता है? टी यानी दोस्तों होता है, क्या होता है? समय होता है, ठीक है, 1 बटा दोस्तों होता है आवर्तकाल, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। टी हमारा हो जाएगा समय अवधि, तो समय अवधि टी बराबर हो जाएगा 1/f। एफ हमारी है आवृत्ति। क्या है? एक आवृत्ति है, तो आवृत्ति बराबर क्या होगा? टाइम। जो दोस्तों आवर्तकाल का सूत्र होता है, आवर्तकाल, ठीक है, वो होता है 1/आवर्तकाल, ठीक है। आवृत्ति बराबर होता है, क्या होता है? आवृत्ति बराबर। तो आवृत्ति को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बराबर 1/आवर्त्ति, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चक्र में रेडियंस की संख्या क्या होती है? तो एक जो चक्कर होता है दोस्तों, जिसे एक चक्कर में रेडियंस यानी थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे आप घड़ी देखते हैं तो एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों उसको कितना डिग्री कोण बनाती है? 2 पाई। कितना? 2 पाई। पाई का मान दोस्तों होता है 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई ये चक्कर लगाती है टोटल, कितना लगाती है? 2 पाई। एक चक्र में रेडियंस की संख्या, रेडियंस में आपको बताना है, तो 2 पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइन तरंग वर्ग माध्यम लूप RMS के बराबर होता है, तो समान मान की DC वोल्टेज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में प्रेरित और संधारित्र द्वारा विकसित AC पावर के एक उपकरण को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? तो एक परिपथ में प्रेरित और संधारित्र द्वारा, संधारित्र यानी कंडेंसर द्वारा विकसित AC की पावर के उपकरण को समानांतर तौर पर क्या कहा जाता है? रिएक्टिव पावर। क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, एक वर्ग माध्य मूल RMS वोल्टेज से AC तरंग और औसत वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसके अनुपात को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। दोस्तों ये दोस्तों ITI की थ्योरी में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो इसमें आपको बताना फॉर्म फैक्टर किसके बराबर होता है। तो फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है वो होता है AC वोल्टेज में AC तरंग की औसत वोल्टेज के अनुपात को, ठीक है, ये हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन, शक्ति गुणांक का अधिमान और परिपूर्ण मान क्या है? तो 1 के करीब होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक 3 फेज आपूर्ति के फेजों के बीच फेज अंतर होता है। तो 3 फेज के लिए दोस्तों हो जाएगा 120 डिग्री, 3 फेज के लिए 120 डिग्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भू संपर्कन खालिस्तान के लिए आवश्यक है। तो भू संपर्कन किसके लिए आवश्यक है? उपयोगकर्ताओं और मशीनों की सुरक्षा के लिए दोस्तों भू संपर्कन का मतलब होता है दोस्तों अर्थिंग देना। तो मशीनों की सुरक्षा के लिए आप अर्थिंग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इनमें से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? तो अर्धचालक पदार्थ इंडियम, तांबा, आर्सेनिक, ये नहीं, हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसमें दिया गया है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में मुक्ता वाहक खालिस्तान होते हैं। तो पी प्रकार का अर्धचालक मुक्ता छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, छिद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं? मुक्ता छिद्र या होल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है? तो पीएन जंक्शन को किस स्थिति में रखने पर क्या होगा? बंद स्विच की भांति व्यवहार करेगा। तो इसको जब फॉरवर्ड बायस होता है, कैसे होता है? जब फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तब दोस्तों ये बंद स्विच की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, बंद स्विच की भांति कब व्यवहार करेगा? जब फॉरवर्ड बायस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इनपुट संकेत के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है? तो इनपुट संकेत के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है? तो यह हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धचक्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनलों की ध्रुवता क्या होनी चाहिए? तो उत्सर्जक होनी चाहिए पॉजिटिव भी और संग्राहक होनी चाहिए माइनस भी, निगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एस सी आर, ठीक है, एस सी आर दोस्तों में जंक्शनों की संख्या कितनी होती है? तो जंक्शनों की संख्या दोस्तों इसमें होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आईटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विगुणा बाइनरी संख्या 11 का दशमलव समकक्ष है। तो इसका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस सेशन को दोस्तों सभी तक पहुंचा दीजिए फटाफट। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने वाला हूं, अभी 38 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 38 क्वेश्चन दोस्तों अभी है। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या होती है दोस्तों 16। कितना होती है? 16 होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से एंड गेट के लिए प्रतीक पहचान। तो एंड गेट हमारा होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है एंड गेट। ठीक है, ये हमारा नॉर गेट है। ठीक है, ये दोस्तों और गेट है, ये हमारा नॉर गेट है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सभी हो जाएंगे ये गेट, एंड गेट।
निम्नलिखित में से गेटों में निम्नलिखित गेटों में से किन्हीं यूनिवर्सल गेटों के रूप में दर्शाया जाता है। तो यूनिवर्सल गेट के लिए दोस्तों एंड गेट और नॉर गेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक समांतर प्लेट संधारित कैपेसिटर की प्लेटों के छेद में वृद्धि की जाती है। जैसे दोस्तों ये प्लेट होती हैं दो, कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इसके प्लेटों की वृद्धि की जाए, मतलब इसको दोस्तों दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुनाद पर कैपेसिटर और इंडक्टिव प्रतिघात के बीच क्या संबंध है। तो ये हो जाएगा XL बराबर XC हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा संबंध है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरणा पर ये दोस्तों कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब द्वितीयक में घुमावों की संख्या प्राथमिक की तुलना में कम होती है तब ट्रांसफार्मर को खाली स्थान कहा जाता है। क्या बोल रहा है, जब द्वितीयक में घुमावों की संख्या प्राथमिक की तुलना में दोस्तों कम होती है। जैसे प्राथमिक में ज़्यादा हो गई, इसमें हो गई, प्राथमिक में ज़्यादा कर दिए वाइंडिंग और द्वितीयक में कम कर दिए, ठीक है। तो इस वाले ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है, ये बोला, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको याद रखना है, अगर दोस्तों सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है तो स्टेप डाउन, ठीक है। अगर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इसमें सेकेंडरी में क्या है, कम है, तो ये कौन सा कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का संचालन निम्नलिखित में से कौन से नियम पर आधारित है। तो डीसी जनरेटर का संचालन दोस्तों फैराडे के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, फैराडे के नियम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर का कार्य होता है। तो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का कार्य होता है दोस्तों, वो एसी विद्युत धारा को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य हमारा जो करता है वो कम्यूटेटर करता है। कौन करता है, कम्यूटेटर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर करता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट करना, जितने दोस्तों आपको आंसर आते हैं सभी कमेंट करना है और अपनी तैयारी का दोस्तों अंदाज़ा लगाना है 75 में कितने आपके सही हो रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो एक डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन का उपयोग करता है। ब्रश जो होता है दोस्तों डीसी जनरेटर में वो कार्बन का बनाया जाता है। किससे, कार्बन से। अगला क्वेश्चन है, तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है वो टोटल 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 75 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन में मैं पहुँच चुका हूँ, अभी आप देख सकते हैं। तो घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की प्रवृत्ति के लिए क्या शब्द है। तो घूर्णन पैदा करने के लिए दोस्तों इसको बोलते हैं बलाघूर्ण। क्या बोलते हैं, ये अपने नाम से दोस्तों ही परिचित है, बलाघूर्ण, घूर्णन के लिए। तो बलाघूर्ण इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बलाघूर्ण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है। तो ये हो जाएगा बलाघूर्ण। कौन सा होगा, बलाघूर्ण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि वोल्टेज की आपूर्ति ई, बैक ईएमएफ ईबी, आर्मेचर विद्युत धारा आईए और आर्मेचर प्रतिरोध आरए, तो डीसी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो दोस्तों ये होगा हमारा समीकरण आपूर्ति वोल्टेज ई, ठीक है, ईबी दोस्तों बैक ईएमएफ प्लस आईए, आईए विद्युत धारा प्लस आरए प्रतिरोध, ये हमारा सही समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
दूसरा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि मोटर की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो पश यानी बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यह भी बढ़ेगा, आसानी सी बात है, सिंपल बात है दोस्तों। अगर घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो बैक ईएमएफ भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप पर एक मोटर के पश यानी बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? तो 0 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डीसी मोटर में एक स्टार्टर का कार्य क्या होता है? तो स्टार्टर का कार्य होता है दोस्तों, जो मोटर को चालू करने के लिए विद्युत धारा सप्लाई आप देते हैं तो शुरू में क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, यानी प्रारंभिक विद्युत धारा सीमित करने का ये कार्य करता है, ताकि जो आर्मेचर की वाइंडिंग है वो जले नहीं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करता है, ये प्रारंभिक में क्या करता है, विद्युत धारा को सीमित करने का कार्य करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, माप उपकरणों में वास्तविक मान के निकटतम मान को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं परिशुद्धता। क्या बोलते हैं? परिशुद्धता, एक्यूरेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि गतिशील कॉइल मीटर खाली स्थान मापा जा सकता है तो केवल डीसी के लिए मापा जा सकता है। किसके लिए? एक गतिशील कॉइल मीटर केवल डीसी माप सकता है। क्या माप सकता है? केवल डीसी माप सकता है दोस्तों, एसी नहीं माप सकता। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और मोटर गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और रोटर की गति के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं? स्लिप। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतीक क्या निर्दिष्ट करता है? दोस्तों ये सिंबल दिया गया है इस तरह से, ये क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों ये लैंप का सिंबल होता है। किसका होता है? लैंप का। इस तरह से भी सिंबल होता है, तो ये हमारा लैंप का सिंबल हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों 59 नंबर सवाल आ चुका है, द्विगुणी बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो टोटल 2 अंक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 7 के समकक्ष द्विगुणित बाइनरी संख्या होती है तो हो जाएगी 111। कितनी हो जाएगी? 111। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक द्वि इनपुट वाले लॉजिक गेट का आउटपुट केवल तभी उच्च होता है जब इनपुट 1 और आउटपुट दोनों उच्च होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से गेट की पहचान करें तो ये हो जाएगा एंड गेट। कौन सा हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा दोस्तों, एंड गेट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन में और दोस्तों 75 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखना है, तो आप बने रहिए। चलिए नीचे दिए गए गेट का नाम, तो गेट का नाम आपको बताना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा और गेट। कौन सा हो जाएगा? और गेट के सिंबल दिए गए, आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माप उपकरणों में शंट का क्या उद्देश्य है? तो माप उपकरणों में शंट का उद्देश्य होता है वो होता है एम्पीयर की रेंज में वृद्धि करना। ठीक है, एमीटर की रेंज में वृद्धि करना ये दोस्तों माप उपकरण में शंट का उद्देश्य होता है। इसको हम बोलेंगे एमीटर। ठीक है, एमीटर यानी एमीटर। ठीक है, एमीटर की रेंज में क्या करता है दोस्तों? हाई वोल्टेज मेजरमेंट। तो द रेंज इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला, एक मैगर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो मैगर का उपयोग दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैगर का उपयोग बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, यानी प्रतिरोध को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैगर का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एग्जाम की दृष्टिगत से दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक डीसी जनरेटर का क्या कार्य एक डीसी जनरेटर क्या कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारा क्या, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो ये करता है प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पर। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, जैसे रेक्टिफायर दोस्तों होता है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, वही काम दोस्तों कम्यूटेटर करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है श्रेणी कुंडली मोटर। क्या होती है, श्रेणी कुंडली मोटर यानी सीरीज मोटर। किस में जुड़ी होती है, आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है, हमारी होती है सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, रेक्टिफायर में फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है, तो रेक्टिफायर में जो फिल्टर का उद्देश्य होता है वो लहर रिपल को हटाना। लहर रिपल को हटाना यानी शुद्ध डीसी प्रदान करने के लिए दोस्तों फिल्टर का उद्देश्य करते हैं। एसी से जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के माध्यम से, तो कुछ दोस्तों एसी दोस्तों नहीं बदल पाती, शुद्ध दोस्तों डीसी नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर यानी मतलब होता है कैपेसिटर लगाकर इसको हम छान देते हैं और शुद्ध इसमें से डीसी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर नो लोड पर प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा श्रेणी मोटर जो है हमारी बिना लोड के प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं जल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की संख्या बहुत कम बची हुई है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है दोस्तों 2018 में जो पूछे गए क्वेश्चन है लाइनमैन की, वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है, तो 3 फेज की इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ है यह स्वतः प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। इसको प्रारंभ करने के लिए कोई भी दोस्तों स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वयं क्या होती है, प्रारंभ हो सकती है दोस्तों, इसमें कोई भी एक्साइटर की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन, जब आवृत्ति में वृद्धि होती है तब 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति भी तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, ताप विद्युत स्टेशनों में मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करने के लिए कौन सी ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है जो बिजली उत्पादन के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है कोयला, ठीक है। किसमें, ताप विद्युत स्टेशनों में, किसमें, ताप विद्युत स्टेशनों में जो बिजली का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है वो कोयले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है एक, ठीक है। HRC फ्यूज, कौन सा फ्यूज है, HRC फ्यूज में HRC का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो HRC का जो पूर्ण रूप होता है वो हाई रैप्चिंग कैपेसिटी होता है। क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है, उच्च विच्छेदन क्षमता वाला दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन जो दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछे गए थे 2017 में, वो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।